राठौर है और मैं ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज़ यानी जीएसटीएस का एक मॉडरेटर हूँ। साथ ही साथ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हिंदी साहित्य का छात्र हूँ। आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हुए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जीएसटीएस टीम की तरफ से कि आप सभी ने हमें एक बार फिर से जीएसटीएस के 243rd सेशन में जॉइन किया और वो भी such on such a festive occasion. You're celebrating that with us, so thank you so much everybody who has joined us today in this 243rd GSTS talk session. परिवर्तन वह शाश्वत सत्य है जो हर युग में अपनी पहचान बनाए रखता है। निरंतरता हमें जड़ों से जोड़ती है और परिवर्तन हमें पंख देता है। यही जीवन का संतुलन है जहाँ परंपरा और नवता साथ-साथ चलते हैं। कोविड के दिनों में 7 फरवरी 2021 को डॉक्टर मनीष कर्णवार ने श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की हिस्ट्री सोसाइटी साक्ष्य के साथ मिलकर एक छोटा-सा कदम उठाया, एक पहल जिसे बाद में ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज का नाम दिया गया और इस पहल का उद्देश्य विभिन्न विषयों पर अकादमिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस पहल में पहले ही देश के विभिन्न हिस्सों से वक्ता शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अकादमिक ज्ञान के विस्तार में योगदान दिया है। जीएसटीएस ने लगभग साढ़े 4 वर्षों के दौरान 240 बल्कि 242 वार्ता सफलतापूर्वक पूरी की हैं। यह पहल इस विश्वास पर आधारित है कि विद्वान विचारों के भविष्य को आकार देंगे और उन्हें अपना काम साझा करने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने और अपने विचारों को विकसित करने के लिए एक स्थान प्रदान करके हम नए सहयोग, अग्रिम ज्ञान को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं हर्ष के साथ अपने इस पहल की कुछ उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जीएसटीएस दूरदर्शन द्वारा 3 बार दूरदर्शन के द्वारा जीएसटीएस को मान्यता मिल चुकी है और जीएसटीएस 3 से ज़्यादा बार दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुका है। साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसे छापा गया है। इसी के साथ हमारा लाइव प्रसारण चेंज मेकर समिट द्वारा जी20 के अंतर्गत आयोजित किया जा चुका है और ये तमाम मान्यताएं जीएसटीएस टीम की प्रतिबद्धता, दूरदर्शिता और अथक प्रयास का प्रमाण है और इस टीम में शामिल हमारे संस्थापक और सलाहकार डॉक्टर मनीष कर्णवार और साथ ही हमारे मॉडरेटर्स मिस्टर अजय, मिस्टर शुभम गुप्ता, मिस्टर सौरभ सिंह, मिस मानवी सारस्वत, मिस समृद्धि कानपाल, मिस्टर मंथन तरले शामिल हैं। Now, when I already introduced you to this initiative, to the aim of this initiative, it's time to proceed the session further. और अब वक्त है हमारे आज के मुख्य अतिथि को हमारे बीच उनको वेलकम करने का। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर संजना अमंग अस। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस इवनिंग में। सर, मेरी आवाज आ रही है? यस बहुत यस स्लो, बहुत ज्यादा कम आवाज आ रही है। ऑल राइट, ऑल राइट। आ रही है, गो अहेड। ओके ओके ओके। सो मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की मुख्य अतिथि मिस डॉक्टर संजना मैम का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर, इस पहल पर और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं हमारी जीएसटीएस टीम की तरफ से कि आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और आज हमारे साथ इस पहल में 243rd सेशन में हमारे साथ आप जुड़ी। इससे पहले कि मैं आपको शुरुआती व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूं, शुरुआती कुछ रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करूं, मैं चाहूंगा कि मैं आपको हमारी आज के ऑडियंस के समक्ष इंट्रोड्यूस करूं। सो डॉक्टर संजना वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रही हैं और मैम का प्रकाशन कार्य 21वीं सदी की कहानियों में स्त्री चेतना शीर्षक शोध लेख 21वीं सदी का हिंदी कथा साहित्य चिंतन की विविध दिशाएं पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है। साथ ही पुस्तकों के साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तथा यूजीसी केयर जैसी प्रतिष्ठित
पत्रिकाओं में शोध, लेख एवं समीक्षाएँ भी डॉक्टर संजना मैम की प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी बीए, एमए और पीएचडी का जो अध्ययन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हुआ है। मैम आपकी शैक्षिक यात्रा निरंतर प्रगति और समर्पण की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करती है। आपकी उपलब्धियाँ, शिक्षण के प्रति आपकी लगन और विद्यार्थियों के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक बार फिर से मैम आपका बहुत-बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने कुछ शुरुआती क्विक रिमार्क्स हमें रखें और साथ ही साथ हमें परमिशन दें ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर विषय चुनने के लिए मैं बधाई के साथ-साथ कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति प्रदान करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका और हम एक बार फिर से आपको आमंत्रित करेंगे आपके फाइनल व्यूज़ और आपके फाइनल रिमार्क्स के लिए। पर उससे पहले हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज़ आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ। तो विदाउट फर्दर अडू मैं इनवाइट करता हूँ हमारी आज की स्पीकर अम, जस्ट अ मिनट। ओके सो मैं इनवाइट करता हूँ हमारी आज की स्पीकर काजल कुमारी को। वो हिंदी विभाग की परास्नातक विद्यार्थी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और आज का जो विषय उन्होंने चुना है जिस पर वो अपना व्याख्यान देंगी वो है अल्फाजों का सफरनामा, नारी अस्मिता और हिंदी साहित्य। तो काजल कुमारी नाउ इट्स ओवर टू यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं काजल कुमारी आज आप सभी के समक्ष अपनी परिचर्चा का जो विषय है लेकर प्रस्तुत हूँ। तो जो आज की परिचर्चा का विषय है वो है कि स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य। मैं इसके लिए जीएसटीएस की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी। डॉक्टर मनीष सर का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे एक बहुत बेहतरीन मौका दिया जिसके लिए मैं उनकी आभार हूँ। और मैं इसके लिए जो आज के गेस्ट हैं उन्हें भी बहुत ही स्वागत करती हूँ उनका और वो अपनी कीमती समय निकालकर मेरे परिचर्चा को सुनने के लिए वो आज आमंत्रित हुई हैं। धन्यवाद मैम आपका, आप यहाँ पे उपस्थित हैं हम सभी के समक्ष। तो मैं शुरू करना चाहूंगी और जो मेरी परिचर्चा का विषय है जैसा कि मैंने बताया कि अल्फाजों का सफरनामा, स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य। मेरे जीएस परिचर्चा का विषय सर प्लीज स्लाइड को थोड़ा लार्ज। मेरे जीएसटीएस परिचर्चा का विषय बहुत ही जीवंत और गंभीर है समाज के लिए जो इस प्रकार है, स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य। इस परिचर्चा के बारे में कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री अस्मिता, धर्म के क्षेत्र में, जात पात के क्षेत्र में, यौनिकता के क्षेत्र में, आर्थिक मुद्दों के क्षेत्र में एवं स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में। मैं अपनी परिचर्चा का शुरुआत स्वयं की पुस्तक, स्वरचित पुस्तक जो मेरी है, कविता संग्रह अल्फाजों का सफरनामा, उससे करना चाहूंगी। तो इसके लिए मैं अब अपने बारे में थोड़ी सी भूमिका जो होती है या फिर थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम काजल कुमारी है। मैं बिहार राज्य शेखपुरा जिले बीटा गांव की निवासी हूँ। मेरी ऑनर्स की पूरी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय कमला नेहरू कॉलेज हिंदी विभाग से हुई है। प्रास्नातक कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है और अन्य गतिविधियों में भी मेरी रुचि काफी बचपन से रही है, जैसे संगीत, भाषण, गाना लिखने की कला, कविता, कहानी, पुस्तक एवं अन्य चीजों में मेरा रुझान रहा है। मुझे फुटबॉल खेलना भी काफी पसंद है। मुझे लगता है कि हम अपनी शब्दों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। अब मैं आप सभी के समक्ष अपनी पुस्तक की एक छोटी सी झलक दिखाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अल्फाजों का सफरनामा।
मैं अपनी पुस्तक की कविता की चंद पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगी, जिसके उद्देश्य से मैंने ये पुस्तक लिखा। जब मैं मनु भंडारी, कृष्णा सोबती और अन्य लेखिकाओं को पढ़ रही थी, तो मेरे जहन में बार बार एक सवाल आ रहा था कि मैंने जो इनसे अर्जित किया है, क्या ये मैं खुद तक रख पाऊंगी, या फिर समाज को दे पाऊंगी, या फिर आने वाला जो हमारा कल है उसे दे पाऊंगी। तो मुझे लगा कि नहीं, हम जो अर्जित करते हैं हमें लेके नहीं जाना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद का एक कोट बहुत ही अच्छा है जो मुझे बार बार प्रेरित करता है कि मुझे जो कुछ भी आता है मैं उसे दे के जाऊंगी। तो मैंने ये पुस्तक एक महज ख्याल के हिसाब से लिखा और ये आज हकीकत बन गया। उसकी पंक्ति इस प्रकार है। पहला जो है बेटियां, जिसका शीर्षक बेटियां है कविता का। आंख खोलने से पहले बंद कर दी क्यों, इस दुनिया में आ भी नहीं पाई, फिर कोख में ही दफन कर दी क्यों। माँ तू भी तो एक बेटी थी, फिर जल्लाद बन गई क्यों, इन पापों की सामग्री में खड़ी हुई हैवान बन गई क्यों। बेटी को जल्लादों की तरह जला दिया क्यों, बेटों की खुशियों के लिए खुद को बिछा दिया क्यों। बुढ़ापे की लाठी बनने से पहले तोड़ दिया क्यों, मेरी उम्मीदों को अपनी पैरों तले रोन दिया क्यों। इसका उद्देश्य यही है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम उसका सारा जिम्मा पुरुष को क्यों देते हैं। समाज में जो पुरुष सत्ता में बैठे हैं, हम ये क्यों कहते हैं कि उन्होंने हमारा अधिकार ले लिया, हमारा हक ले लिया। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाए। अगर एक घर में मुझे लगता है एक माँ एक बहन एक कदम उठाती है तो आने वाली पीढ़ी 100 कदम जरूर उठाएगी। तो इसका बस उद्देश्य यही है। दूसरी जो मेरी कविता है वो लक्ष्मीबाई, उसका शीर्षक है, उसे मैं पढ़ना चाहूंगी। इतिहास के पन्नों में उसकी अमर कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी बाली रानी थी। बरछी कुटार धार तलवार उसकी यही निशानी थी, चूड़ियां कंगन उसे कहाँ सुहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी बाली रानी थी। इस कविता का उद्देश्य यही है कि बेटियों को ये क्यों कहा जाता है कि चूड़ियां कंगन यही हमारा एक अपना जो है परिवेश है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि अगर वक्त आए तो तलवार उठाओ और वक्त आए तो कलम भी उठाओ। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जो मेरी अगली पुस्तक है वो एक उपन्यास है और इसका मैंने शीर्षक चीख दिया है। इसका शीर्षक चीख इसलिए है क्योंकि मैं बचपन से जिस परिवेश में, जिस कस्बे में, जिस गांव में रही हूँ, मेरे जहन में बार बार एक सवाल आता था कि मैं जिस स्त्रियों के साथ उठती बैठती हूँ, क्या मैं उन्हें उकेर पाऊंगी, क्या मैं उनकी दर्द को जो महसूस करती हूँ क्या मैं वो लिख पाऊंगी। तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे इन लोग पे ही लिखना चाहिए और इसी के लिए मैंने शीर्षक इसका चीख चुना। और इसकी 2 पंक्ति जो मैंने लिखा है वो पढ़ना चाहूंगी। एक ऐसी चीख जिसे ना तो आसमान सुन पाया, न जमीन सुन पाया, न पेड़ पौधे सुन पाए, न लोग सुन पाए, बस वो चीख में ही रह गई। अब मैं अपनी जो आज का मुख्य विषय है स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। स्त्री विमर्श हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन है जिससे स्त्री अस्मिता, समानता और स्वतंत्रता के केंद्र में रखकर रचनाएं की जाती है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो आधुनिक काल के छायावाद युग से मानी जाती है, जहां महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे लेखिकाओं ने स्त्री सशक्तिकरण के लिए अपनी कलम उठाई और एक होता है कि मतलब आगे आके उन्होंने लिखना शुरू किया। अगर हिंदी कथा साहित्य में स्त्री अस्मिता के आंदोलन की मुखर होने की बात करें तो वो 1960 के दशक में इस आंदोलन को एक नई आवाज मिली। अब हम देख सकते हैं कि जो मनु भंडारी हैं, उन्होंने आपका बंटी लिखा है। जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रही थी तो उसकी कुछ प्रसंग, कुछ कथन मुझे बार बार आंदोलित कर रहे थे और उसी कथन को मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगी। शकुना का जीवन का सत्य है कि स्त्री की जायज महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है। नतीजे में दाम्पत्य तनाव से उसे अलगाव तक ला छोड़ता है। यह सपना का नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती, फैलाती, अपना कद बढ़ाती नई स्त्रियों का सत्य है। पति पत्नी के इस द्वंद में यहाँ भी वही सबसे अधिक पिसा जाता है जो नित्य निर्दोष, निरही और अशिक्षित है, बंटी। इस कथन में यही बताया गया है कि जब एक स्त्री वो अपना कद ऊंचा बढ़ाना चाहती है या फिर वो कार्य करना चाहती है या फिर वो घर के 4 दायरों से निकलकर इस दुनिया को देखना चाहती है तो पुरुष सत्ता या फिर समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। अब हम अगर बात करें स्त्री अस्मिता की तो 70 और 80 के दशक में हिंदी साहित्य में स्त्री अस्मिता का उदय मुख्य रूप से स्त्री विमर्श के रूप में हुआ।
जिसने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों से मुक्ति और समानता के संघर्ष को आवाज दी। इस दौर में जो लेखिकाएं थी वो लिख रही थी उषा प्रियमुदा जैसे लेखिकाओं ने नारी मुक्ति पर केंद्रित कथा साहित्य की रचना की। यह साहित्यिक आंदोलन लिंग और सामाजिक समानता की मांग पर आधारित था और शिक्षा के लिए भी इस दौर में संघर्ष स्त्रियां ज्यादा कर रही थी। तो 70-80 का दशक जो था वो शिक्षा के लिए मुखर हुआ। मैंने जैसे कि बात किया कि 70 और 80 के दशक में लेखिकाएं जो लिख रही थी उन्होंने शिक्षा पे ज्यादा अधिक जोर दिया था। तो प्रोफेसर गौरी दत्त का उपन्यास जो है देवरानी जेठानी की कहानी, उसका मैं एक कथन पढ़ना चाहूंगी। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप के ही घर थी, ननद भौजों का बड़ा प्यार था, दोनों पढ़ी पढ़ी मिल गई। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई ना थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करती थी। इसने अपनी सब पढ़ी हुई भनेलियों को बुलाया और उनका लिखना पढ़ना अपनी भौजाई को दिखलाया। ये कथन ये दर्शाता है कि उस समय पे अगर एक स्त्री को चिट्ठी पत्री भी लिखने आ रहा है तो इससे ये दर्शाता था कि वो पढ़ी लिखी है और उसे समाज या घर में एक अलग सम्मान दिया जाता था, एक अलग ओहदे से देखा जाता था। तो ये कथन का उद्देश्य यही है। अगर हम 1980 और 90 के दशक में हिंदी साहित्य स्त्री समता को केंद्र में रखकर एक सशक्त विमर्श शुरू हुआ, जिसके प्रमुख लेखक राजेंद्र यादव थे, जिन्होंने हंस पत्रिका के माध्यम से इसे प्रतिष्ठित किया। इस दौर में मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, नासिरा शर्मा और चित्रा मृदुल जैसे लेखिकाओं ने स्त्री के जीवन और समस्याओं को उजागर करने वाली रचनाएं लिखी, जो साहित्य की मुख्य धारा में शामिल हुई। इस दशक में महिलाएं जात पात और छुआछूत जैसे कृत्यों के खिलाफ आवाज उठा रही थी। तो हम कह सकते हैं कि जो 1980 और 90 का दशक है वो मुख्य रूप से जो महिलाएं थी वो जात पात पे और छुआछूत पे अपनी आवाज मुखर उठा रही थी। इसीलिए एक मनु भंडारी का जो उपन्यास है महाभोज, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। ये पहले उपन्यास फिर नाटक बना। तो इसमें वो लिखती हैं कि गांव का माहौल, बिसु की माँ का हृदय विद्रक आनंद सुनाई देता है। धीरे धीरे मंच पर प्रकाश होता है। विष्णु की लाश रखी है, उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही है, बाप घुटने में सिर दिए बैठा है, चारों तरफ लोग जमा हैं, माहौल में सनसनी और तनाव है। री कॉलर महेश जी सूत्रधार की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। ये जो उपन्यास है या फिर जो एक कथन मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, तो ये दर्शाता है कि जात पात छुआछूत की मानसिकता इतनी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है कि किसी की जान भी ले सकती है। उन्नीस सौ 90 और 2000 के दशक में अगर हम स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य को देखते हैं तो इसमें क्या बताया गया है, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। 1990 और 2000 के दशक में हिंदी साहित्य में स्त्री अस्मिता एक प्रमुख विषय था, जिसमें कई लेखिकाओं ने सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को पितृसत्ता से मुक्ति और समानता के लिए संघर्ष को अपनी रचनाओं में दर्शाया। और इस दशक में प्रेम प्रसंग, अंतरजातीय विवाह के खिलाफ भी ये अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। उन्होंने कविताएं शामिल है इसमें। इस काल की प्रमुख रचनाओं में कई उपन्यास और कविताएं शामिल है और इस विमर्श में योगदान देने वाले कुछ रचनाकारों का नाम पढ़ना चाहूंगी। मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, जगदीश चंद्र और गीतांजल श्री जैसे लेखक लेखिकाओं ने अपना योगदान दिया, जो प्रेम प्रसंग और अंतरजातीय विवाह के लिए आवाज मुखर कर रहे थे। कृष्णा सोबती का एक उपन्यास जिंदगी नामा, जिसमें उन्होंने अपने एक कथन में लिखा है कि किस प्रकार प्रेम प्रसंग और अंतरजातीय विवाह समाज के लिए, ना कि उस दशक में, आज के भी दशक में अगर हम देखें तो आज भी लड़कियों को ये स्वीकार है कि वो प्रेम विवाह करें या फिर अंतरजातीय विवाह करें। तो वो लिखती हैं कि मिट्टी के भाई मेहरबा ने बहन के सिर पर लाड़ से 2 धप्पे दिया और सुनना ये चौक के लिए आई थी हमारे पिंड, चुगन जुटाकर अब वो रही है तेरी ससुराल, हट परे वीरा। वो अपनी बहन से कह रहा है कि ये मतलब उसे लगता है कि उसकी बहन एक मतलब प्रेम या प्रसंग में थी, लेकिन वो नहीं हो पाया तो उसे ससुराल जाना पड़ा और वो शादी करके अपने परिवार की मर्जी से कहीं चली गई। तो ये कथन दिखा रहा है कि अंतरजातीय विवाह और प्रेम प्रसंग के खिलाफ जो स्त्री लेखिकाएं थी वो कैसे अपनी आवाज मुखर कर रही थी अपनी उपन्यास के जरिए। अगर हम बात करें 2000 से 2010 के दशक में,
तो इसमें जो स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य में क्या मुखर हो रहा था, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। तो 2000 से 2010 के दशक में हिंदी साहित्य में स्त्री अस्मिता का विमर्श गहन और विविध रहा, क्योंकि जिसमें लेखिकाओं ने लैंगिक असमानता, यौनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर केंद्रित रचनाएं की। इस दौरान कई लेखिकाओं ने अपने लेखन से पितृसत्तात्मक समाज की चुनौतियों को उजागर किया और स्त्री के आंतरिक संघर्ष तथा पहचान की तलाश को चित्रित किया। इसमें अगर मैं पढ़ना चाहूंगी, जो चित्रलेखा भागवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, वो वो लिखते हैं कि बीजगुप्त की ओर से आंखें फेर कर वह नृत्य करने लगी। नृत्य समाप्त होने के बाद बीजगुप्त चित्रलेखा के सामने गया। उसने कहा, क्या कभी आपके स्थान पर आपके दर्शन कर सकने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा? चित्रलेखा कहती है कि बीजगुप्त की ओर देख के वह हंस पड़ी। नहीं, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं केवल समुदाय से मिलती हूँ। व्यक्ति तो मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो कहती हैं कि मैं व्यक्ति नहीं, समुदाय से मिलती हूँ। इसका सीधा यही है कि आज भी समाज में स्त्रियों को या फिर जो नृत्यकाएं हैं, उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जाता है। आज भी उन्हें सम्मान के हिसाब से नहीं देखा जाता और ना ही उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो भागवती चरण वर्मा जी ने इस कथन के जरिए ये दिखाने की कोशिश किया है कि चित्रलेखा में किस प्रकार एक नर्तिका के जीवन को दर्शाया गया है। अगर हम बात करें 2010 से 2020 के बीच में स्त्री अस्मिता पर, तो आधारित हिंदी साहित्य में कई रचनाएं और लेखक उभरे हैं, जिनमें रमनिका गुप्ता का स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, 2014 कृष्ण कुमार का चूड़ी बाजार में लड़की, 2014 और नीरा देसाई एवं उषा ठक्कर की भारतीय समाज में महिलाएं, 2011 जैसी रचनाएं शामिल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में इत्यादि इस दौर में साहित्य में स्त्री विमर्श के विविध पहलुओं पर विस्तार से बात की गई। अगर हम बात करें तो इसमें जो रमनिका गुप्ता जी हैं, उन्होंने लिखा है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। वो इसमें लिखती हैं कि रमनिका गुप्ता के स्त्री संबंधी लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समय और समाज के सामने उपस्थित समस्याओं को गांवों कस्बों में रहने वाली दलित आदिवासी स्त्रियों के नजरिए से देखती हैं। उनके आलेख मध्यवर्गीय रचनाकारों से बिल्कुल अलग है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि वो किस प्रकार जो रमनिका गुप्ता जी हैं, उन्होंने उन महिलाओं पे बात किया है जो कहीं पीछे छूट गई हैं, जैसे कस्बों में, गांव में या फिर बहुत दूर दराज, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि अधिकार क्या है, उनके जीवन का जो संघर्ष है वो क्या है, उनके लिए वो लिखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पढ़ी लिखी हैं, जो शिक्षित हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये इतना तो पता है कि उनका अधिकार क्या है। तो इसके लिए रमनिका गुप्ता जी जो हैं, वो अपनी स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास में उन्होंने कस्बों, गांव जैसे महिलाओं में जो बहुत दूर दराज में है, उनके लिए वो बात की है। अगर हम बात करें, अब हमारा जो अभी तक मैंने अपनी परिचर्चा का विषय आपके समक्ष रखा, अब निष्कर्ष की अगर बात करें तो स्त्री अस्मिता का अर्थ है स्त्री की अपनी पहचान, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष। यह अस्तित्व स्थापित करने या प्रतिशतवात्मक व्यवस्था से मुक्त होकर स्वयं का अस्तित्व स्थापित करने, अपनी सोच को व्यक्त करने और समानता के लिए लड़ने से जुड़ा है। इसमें स्त्री की आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता शामिल है और यह पुरुष प्रधान समाज में समानता और न्याय की मांग करती है। और ये पूरी परिचर्चा स्त्रियों के जीवन में संघर्ष को दर्शाती है, जैसे शिक्षा, धर्म, जात पात, यौनिकता, प्रेम प्रसंग, आर्थिक मुद्दे इत्यादि। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक पितृसत्ता के समाज में बैठे लोगों को दर्शाती है।